का प्रधानमंत्री जो होता है वो सबसे ऊपर होता है। उसके अंदर वो काबिलियत, वो सलाहियत ऐसी होनी चाहिए कि वो देश को रिप्रेजेंट कर सके, देश के मुद्दों पर बात कर सके, देश के मुद्दों पर अपनी राय रख सके और देश को बेहतर तरीके से चला सके, वो प्रधानमंत्री होता है। नमस्कार, मैं काशिफ अली एक बार फिर हाजिर हूँ। उत्तर प्रदेश का लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, राजनीतिक समीकरण बढ़ रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, या फिर दुश्मन दुश्मन दोस्त हो रहे हैं, दोस्त दोस्त दुश्मन हो रहे हैं, चाचा भतीजे अलग हो रहे हैं, राजनीति चल रही है। कोई किसी के दल में जाके बैठ रहा है तो कोई कहीं जाके बैठ रहा है। और सबसे बड़ी बात कि चुनाव के नज़दीक आते आते बीमारी भी चल रही है। बीजेपी के काफ़ी नेता बीमार भी चल रहे हैं। हम उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना भी करेंगे। बहरहाल राजनीति है, सब कुछ चलता है। आज हम बात करेंगे मायावती की। मायावती जी जो एक बड़ी दलितों की नेता बनकर उभरी और उनके अंदर वो एक काबिलियत, उनके अंदर कहा यह जाता है कि जब जब वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, बेहतर लॉ एंड ऑर्डर रहा। कभी उनके सामने जो अधिकारी है वो कांपते हैं और काम बेहतर तरीके से होता है, शासन प्रशासन बेहतर तरीके से काम करता है। आज समाजवादी पार्टी के साथ उनका गठबंधन हो चुका है और अब वो 38 सीटों पर यूपी में चुनाव लड़ने जा रही है। ऐसे में एक खबर लगातार चल रही है, हम लगातार उस चीज़ को देख रहे हैं गलियारों में, राजनीतिक गलियारों में, मायावती का प्रधानमंत्री बनने को लेकर। तो अब जाहिर सी बात है कि ये दर्शकों का मुद्दा है, आम जनों का मुद्दा है और एक बड़ा मुद्दा है। आज हम आपसे सबसे पहले तो ये बात करेंगे कि मायावती को क्या आप देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, सबसे बड़ी बात नंबर एक। और दूसरी बात, क्या मायावती के अंदर प्रधानमंत्री बनने की सलाहियत है? क्या उनके अंदर वो दक्षता है? क्या उनके अंदर वो पात्रता है कि वो देश को संभाल सके, देश की कमान उनके हाथ में आ जाए? अब जाहिर सी बात है, अलग अलग तर्क हैं, अलग अलग बातें हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। अब मैं आपको कुछ गणित बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर उनको प्रधानमंत्री बनाया जाए तो किस वजह से बनाया जाए। सिर्फ इसी वजह से हम पैमाने पर नहीं तोल सकते कि वो दलितों की नेता हैं, क्योंकि आप राजनीति कुछ वक्त तक अपनी जाति की, अपने समुदाय की कर सकते हो, लेकिन जब आप देश का नेतृत्व करते हो, देश को आप चलाते हो, देश को रिप्रेजेंट करते हो, तो आप किसी के नेता नहीं रह जाते, आप देश के नेता बन जाते हो। तो ऐसे ही अगर मायावती देश की प्रधानमंत्री बनती हैं तो जाहिर सी बात है वो सिर्फ दलितों की नेता नहीं रहेंगी, बल्कि वो देश की प्रधानमंत्री बन जाएंगी। अब जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए दावेदारी भी तेज हो रही है जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं। सत्ताधारी भाजपा के पास तुर्के के तौर पर वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम है, तो विपक्ष का संभावित गठबंधन या महागठबंधन का बनने में पहले तरह तरह की अटकलें, दावेदारियों और चर्चाओं का बाजार गर्म है। अब लगातार ये बात कही जाती रही कि महागठबंधन का चेहरा कौन होगा प्रधानमंत्री का। लगातार सत्ता पक्ष ये सवाल पूछता रहता है, बीजेपी लगातार महागठबंधन पर सवाल खड़े करती रहती है और कहती है कि भाई आपका प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, उनके पास तो चेहरा ही नहीं है, वो किस बुनियाद पर चुनाव लड़ेंगे, हमारे पास तो नरेंद्र मोदी हैं और हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, ये बीजेपी कहती रहती है। बहरहाल विपक्ष की ओर से सबसे पहले राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी पेश की थी। इसे पिछले विधानसभा चुनाव से पहले ज्यादा लोगों ने गंभीरता से नहीं लिया, फिर जब समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं की ओर से मुलायम सिंह यादव का नाम उछाला गया तो उसी के खेमे में नारा आया, बुआ का देश भतीजे का प्रदेश। इसके बाद बीएसपी के लोगों ने भी मायावती को अगला प्रधानमंत्री बनवाने के लिए जी जान से जुट जाने का आह्वान कर डाला। इसी दौरान तृणमूल कांग्रेस के खेमे में ममता बनर्जी का नाम उछला और एक सुझाव शरद पवार का भी आया। चुनाव के बाद पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिली और उसी का नेता प्रधानमंत्री बने। ऐसी भी बातें कही जाती रही कि चुनाव के बाद जिस पार्टी की ज्यादा सीटें आए वो अपना नेता चुन ले और वो प्रधानमंत्री बन जाए। शरद पवार के सुझाव के हिसाब से देखें तो संभावित गठबंधन या महागठबंधन में प्रधानमंत्री बनने का सपना बहुत से कम लोग ही देख सकते हैं। सबसे ज्यादा सीटों वाले दल से प्रधानमंत्री होने का मतलब है छोटे राज्यों के क्षेत्रीय दलों की दावेदारी बिल्कुल खत्म होना। अब या तो देश भर में मौजूद कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री के पद पर अपना दावा ठोक सकती है, या फिर सबसे अधिक 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश, 48 सीटों वाले महाराष्ट्र, 42 सीटों वाले पश्चिम बंगाल और 40 सीटों वाले बिहार और 39 सीटों वाले तमिलनाडु के क्षेत्रीय दल हैं, वो भी अपने दावेदारी ठोक सकते हैं। राष्ट्रीय पार्टी में वाम दलों की फिलहाल कोई हैसियत दिखती नहीं नजर आ रही।
क्योंकि अब वाम दल काफ़ी उस लेवल पे नहीं है। महाराष्ट्र में प्रभाव रखने वाली शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए वहां की चतुष्कोणीय जो राजनीति है, एक तरफा जीत की संभावनाएं ना के बराबर है। ऐसा ही कुछ बिहार में लालू यादव के राष्ट्रीय जनता दल की है। तमिलनाडु की राजनीति में एक तरफा जीत की संभावनाएं भी हमेशा रही हैं, लेकिन इस बार नए नए दावेदारों के सामने और डीएमके और एआईडीएमके की आंतरिक गुटबाजियों के चलते ऐसा हो पाएगा, अभी इस पे थोड़ा सा संदेह नजर आ रहा है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में अभी भी तृणमूल कांग्रेस को एक तरफा जीत की ओर ले जा सकती हैं। ऐसा कहा जा सकता है कि ममता बनर्जी बंगाल में अच्छा प्रदर्शन कर सकती हैं और शायद बेहतर सीटें लेकर आ जाए, लेकिन वो संभावित गठबंधन का हिस्सा होंगी या नहीं, इसमें अभी संदेह है। ऐसे में 80 सीटों पर वाले उत्तर प्रदेश में मिलकर 38 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला कर चुकी दो पार्टियां, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के पास प्रधानमंत्री के पद पर दावा करने के लिए ज्यादा गुंजाइश है। वह उत्तर प्रदेश से बाहर के राज्यों से भी सक्रिय एक राष्ट्रीय पार्टी है और उसकी नेता मायावती का दलित और महिला होना भी बसपा की दावेदारी को मजबूत करता है। ये जो मैंने आपको पूरा गणित समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मायावती प्रधानमंत्री कैसे बन सकती है। बसपा नेता मायावती प्रधानमंत्री का पद का सपना पहले ही से ही देखते रहे। 2009 के लोकसभा चुनाव में बसपा ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाने का नारा भी दिया था। तब से उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, उन्हें उम्मीद थी कि त्रिशंकु लोकसभा जाएगी और उन्हें प्रधानमंत्री पद की दावेदारी करने का अवसर मिलेगा, लेकिन कांग्रेस ने फिर सरकार बनाने में कामयाबी हुई और मायावती को ऐसा करने का अवसर है नहीं मिल पाया। अब 2019 के लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो मायावती से जुड़ी ऐसी कई बातें हैं तो उन्हें प्रधानमंत्री की दौड़ में बाहर कर सकती हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी हैं जिसकी वजह से मायावती बाहर हो सकती हैं प्रधानमंत्री पद के बाहर की दौड़ में। हालांकि ये भी कहा जाता रहा है कि भाई उनके लिए योग्य बनाती है नहीं। मायावती की सबसे बड़ी बाधा उनकी अविश्वसनीयता है। मायावती को लेकर ये कहा जा सकता है कि उनकी अविश्वसनीयता क्या है क्या नहीं, ये बाद में बात करेंगे। राजनीति में गठबंधन का पहला रिश्ता उन्होंने समाजवादी पार्टी से जोड़ा था, जो व्यक्तिगत हितों के टकराव के कारण टूट गया था। ये अगर मैं बात बताऊं आपको 1995 से पहले की। नौबत यहाँ आ गई कि लखनऊ के मीराबाई स्थित जो हुआ था मार्ग स्थित है स्टेट गेस्ट हाउस में, उन पर जानलेवा हमले की कोशिश भी हुई थी। तब उनकी मदद के लिए बीजेपी आगे आई थी। इसी बीजेपी से उनका गठबंधन हुआ 6 महीने के मुख्यमंत्री पद की शर्त के साथ। अपने हिस्से के पहले 6 महीने पूरे के बाद मायावती अपने वादे से मुकर गई और वह गठबंधन टूट गया। हालांकि भाजपा से उनके गठबंधन के बाद भी हुए, लेकिन एक वोट से वाजपेयी की सरकार गिरने के बाद मायावती ने दावा किया था कि उन्होंने उत्तर प्रदेश का बदला ले लिया है। मायावती की प्रवृत्ति व्यक्तिगत रिश्तों में भी दिखाई देती है। वे जब भाजपा के साथ गठबंधन में थी तो उन्होंने लालजी टंडन के घर जाकर उनसे राखी बंधवाई थी, लेकिन गठबंधन टूटने ही जी भर कर कोसने के बाद उन्होंने लालजी टंडन को लालजी टंडन कहता कह डाला। आज के अपने गठबंधन के साझेदार अखिलेश यादव को पहले से बबुआ जैसे संबंधों से भी नवाज चुकी हैं। अविश्वसनीय मायावती के अविश्वास की जांच बसपा से अनेक नेताओं की राजनीति को ली गई और पार्टी के अध्यक्ष रहे जंग बहादुर पटेल, राजाराम पालवाल, भगवत पाल जैसे नेताओं की एक लंबी सूची है, जिसके उन्होंने अविश्वास के चलते एक झटके में पार्टी की सदस्यता से हाथ धोना पड़ा। कई नेता रातों रात बेघर कर दिए गए। मसूद अहमद जैसे मंत्रियों को तो आधी रात कोई सरकारी आवास छोड़ना पड़ा था। ये मायावती की अविश्वसनीयता थी और मायावती को कठोर प्रशासक के तौर पर प्रचारित किया जाता है, लेकिन प्रशासन उनके तौर तरीकों लोकतांत्रिक परिभाषाओं पर शायद ही खरे उतरते हों। प्रशासनिक अधिकारियों से उनके दुर्व्यवहार के अनेक ऐसे मौजूद हैं, बदसलूकियां भी मौजूद हैं, ऐसी कई चीज़ें मौजूद हैं जिस पर मायावती को लेकर सवाल खड़े होते हैं। इसे अगर हम बात करें 2007 में सरकार बनने पर उन्होंने जिस तरह से एक पायलट शशांक शेखर सिंह को मुख्य सचिव के ऊपर कैबिनेट सचिव बनाया, लोकतांत्रिक व्यवस्था का सरासर मखौल ही उड़ाना था। मायावती को जनधन के दुरुपयोग के लिए भी जाना जाता है। स्मारकों के नाम पर या खुद की सुविधा के लिए उन्होंने हर कार्यकाल में उन पर सरकारी खजाने का भरपूर उपयोग लगाया। ये सारी बातें हैं जो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ जाती हैं प्रधानमंत्री बनने को लेकर। वही ये दलितों के घर सबके तबके का चेहरा नहीं बन सकी हैं। बहुजन सवजन की बात करने के बावजूद उन्हें उत्तर प्रदेश में अपनी जाति विशेष का ही पक्षधर माना जाता रहा है। कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, झारखंड आदि राज्यों में भी अगर हम बात करें तो इस तरीके से बाबा साहब की कर्मभूमि महाराष्ट्र में उनका कोई प्रभाव नहीं है। दलित राजनीति से जुड़े अन्य राजनीतिक चेहरों से भी वे कभी तालमेल नहीं बिठा पाई और मायावती को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अर्थव्यवस्था और कूटनीति के मामलों में जरा जानकार भी नहीं माना जाता और एक सांसद के रूप में भी इन मसलों पर उनकी दिलचस्पी कम दिखाई देती है।
ये सारी बातें हैं जो मायावती को पैदा कर सकती हैं, सारी दिक्कतें। लेकिन उसके बाद भी हम आपसे सवाल कर रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं प्रधानमंत्री मायावती को, उनका हालांकि कहा यह जाता है कि एक सशक्त भी महिला है, एक बेहतरीन महिला है, देश का नेतृत्व कर सकती है। आपकी क्या राय है इस मुद्दे की बात में? अपनी राय हमें ज़रूर दें ताकि हम अपने प्रोग्राम में आगे आपको बता सकें। नमस्कार।